मैं अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं सच जानना जरूरी है। इसका एपिसोड 3 का पार्ट 1 हमने आपको पिछली बार दिखाया था। आगे ला रहे हैं इसका पार्ट 2। बात करेंगे सेम टॉपिक पर, फिरोज खान जी के साथ ड्रग्स पर। ड्रग्स का मुद्दा मुमरा में बहुत बड़ा है, जो एक पार्ट में होना मुश्किल था, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। फिरोज भाई, अब तक की अपनी जितनी बात हुई उसके सामने एक सवाल ये आता है कि ये सप्लाई कहाँ से होता है जी? ये माल मुमरा में आता कहाँ से, लोगों तक पहुँचता कहाँ से है, और कौन इसके पीछे इसका जिम्मेदार है? जिसको पेडलर बोलते हैं जो लोग ड्रग सप्लाई, लेकिन जो मुमरा में जो पेडलर्स घूम रहे हैं वो खुद एडिक्ट्स हैं। पहले ऐसा था कि बेचने वाले अलग थे, पीने वाले अलग थे, लेकिन आज ऐसा मामला हो गया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बढ़ गया है, लोगों के पैसे की इतनी कमी हो गई है कि नशा करने के लिए हर एडिक्ट जो है वो खुद बेच के खुद खा भी रहा है। उसका बिजनेस नहीं है, वो प्रोफेशनल पेडलर नहीं है, वो खुद बेच भी रहा है, वो खुद खा भी रहा है, ये मामला है। और प्रोफेशनल जो पेडलर्स है वो लोग करते हैं। ये आ कहाँ से रहा है? अभी देखिए 2 चीज़ आ रही है। एक तो अपना ट्रेडिशनल ड्रग्स है जो चरस गांजा वाला जो भी है, ये आ रहा है। दूसरी चीज़ जो साइकोट्रोपिक्स जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं वगैरह, जिसको अभी इन्होंने एनडीपीएस में डाला हुआ है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसमें जैसे कफ सिरप्स हो गया, टैबलेट्स हो गई वगैरह, और तो ये जो सारी चीज़ें ना ये स्मगल हो रही है। जहाँ तक मैंने पुलिस से बात की है और मैंने एफडीए कमिश्नर से बात किया था, अभी रिसेंटली मैं गया था ऑफिस में, तो मेरे आधे घंटे मुलाकात हुई। उन्होंने उनके चैलेंजेस बताए मुझे कि क्या चैलेंजेस है जब वो पकड़ते हैं तो रिवर्स जाने में, कि अगर किसी को उन्होंने पकड़ा तो एफडीए के पास मामला गया, तो एफडीए जब रिवर्स जाती है कि कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हुआ है, तो वो पॉइंट तक वो पहुँच नहीं पाते हैं। पुलिस से मैंने अभी लास्ट टाइम बात की थी तो उन्होंने कहा कि अभी एडिक्स ऐसा होता है कि वो बता ही नहीं पाता है, वो इस कंडीशन में ही नहीं होता है, और अगर पुलिस ज़्यादा सख्ती करेगी तो उनको भी कोर्ट में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो पुलिस भी वो सेफ्टी देखती है, लेकिन पुलिस क्या है कि मैक्सिमम ये करती है कि उस पर केसेस तो बना देती है वगैरह, कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम पुलिस कर देती है, लेकिन इससे पूरा हल नहीं निकल पा रहा है। तो इससे कैसा है कि कहीं ना कहीं पुलिस, एफडीए, नार्को डिपार्टमेंट ये अपना काम कर रहा है, उसको भी हमें सहयोग करना चाहिए। कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वहाँ तक पहुँचा दे, उनके साथ ज़रा डीपली काम करे। ऐसा नहीं ले कि बस पुलिस काम नहीं करती, उनको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पुलिस काम करती है, लेकिन उनके अपने कुछ चैलेंजेस हैं। अभी आपको चैलेंजेस क्या है, जब आप पुलिस के पास पर्सनली जाएंगे, पुलिस कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली चीज़ है, पुलिस तुम्हारा सपोर्ट करने वाली चीज़ है। तो आप जाएंगे, पर्सनली मिलेंगे, तो वो आपको बताते हैं। अच्छे ऑफिसर्स आए मुमरा शहर के अंदर भी, एक से एक अच्छे ऑफिसर्स आए थे पहले, जिन्होंने अच्छा काम किया है, और आएंगे और भी ऑफिसर्स यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर को भी अच्छा करेंगे मुमरा में और अपने शहर के अंदर में। एफडीए से भी मिलना चाहिए, नार्को से भी आपको कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि आप जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट रहें, तो यहाँ कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम जरूर होगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सी बार डिपार्टमेंट के तालमेल के साथ में मतलब ये चीज़ आगे बढ़ती है? देखिए ऐसा है कि करप्शन हर जगह है। अब कहाँ कैसे कौन मैनेज होता है ये अभी कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है, इसे हम नकार नहीं सकते इस चीज़ को। करप्शन तो हर जगह होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए? जी, अभी जैसे कि 100 पे मैंने बात की थी कि 100 ड्रग एडिक्ट्स है, तो इनका ट्रीटमेंट किया गया था। इनका जो है, जैसे मैंने बताया कि इनको अगर इनिशियली है, और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन कर देता हूँ, अगर बचपन में कोई अगर 13 से 17 साल की उम्र, 18 साल की जो उम्र होती है, जब बच्चा बिल्कुल एक रिसर्च तरीके से देखता है दुनिया को, अगर उस वक्त में जब वो ग्रो हो रहा है, उस वक्त में अगर बच्चा नशे के करीब जाता है तो उसका बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो चीज़ों को जज ही नहीं कर पाता है तो हर चीज़ उसके लिए नहीं होगी, तो जज करना, एक्शन लेना, वो दोनों पैरेलल चीज़ उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उसका बाहर निकलना मुश्किल है। बनिस्बत वो लोग जो 25-30 में जाते हैं, तो क्योंकि उनको मेचोरिटी आ चुकी होती है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं बाहर निकलने के बनिस्बत बच्चों का मामला ये होता है कि फिर उनको संभालना भारी, क्योंकि बच्चा ही होता है, वो कहाँ से फैसले लेगा, तो उन पे केसेस भी कई बच्चों में बन जाते हैं। फिर वो 18 साल के नीचे हो तो कार्रवाई अलग चलती है, वो चिल्ड्रन रूम वगैरह भेजा जाता है वगैरह, तो वो बहुत ख़राब सीन होता है। इसलिए बच्चों का जो है ना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी काउंसलिंग बहुत बच्चों की ज़रूरी है, और ये घर से शुरू होता है। पेरेंट्स को अवेयरनेस करना, पेरेंट्स को अपने आप को अपडेट करना कि मार्केट में क्या चल रहा है। हम जैसे लोग से मिलेंगे, ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा आईडी के, जब भी आप देख सकते हैं आपके आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है, तो आइए हमारे पास, हमसे बात करिए, हम बताएंगे आपको, अवेयरनेस करेंगे कि क्या रोकथाम के लिए क्या कर सकते वगैरह। तो ये सब ट्रीटमेंट्स हैं भाई, उनको रिहैब सेंटर भेजना पड़ेगा, वहाँ पर उनके सेशंस होते हैं 4-6 महीना, 8 महीना वगैरह। और सबसे बड़ा अरफत भाई चैलेंज ये है कि जब बच्चा 7-8 महीने एक अलग इन्वायरमेंट में रहता है, वहाँ से जब वो वापस मुमरा में आता है, तो क्या मुमरा बदला क्या उसके लिए? क्या वो गली बदली? क्या वो जो लोग आइबा जो है जिसको बोलते हैं वो लोग बदले क्या? उनके दोस्त बदले क्या? नहीं,
तो बच्चे को अगर सेम इन्वायरमेंट में रखेंगे ना तो चांसेस हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं कि वापस से वो इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं ये करता हूँ, जैसे अभी यूपी के लोग ज़्यादा है मुमरा के अंदर में, उत्तर प्रदेश गाँव से आए हुए लोग ज़्यादा है, पुराने मुमरा के लोग तो एक दूसरे को पहचानते हैं। तो प्रॉब्लम कैसा है कि जिसका गाँव है, जो गाँव से कनेक्टेड, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप अगर बच्चा खुदा ना खास्ता आपका ऐसा है तो रिहैब से जब बाहर आता है तो उसको गाँव भेज दो, उसकी जगह चेंज कर दो। तो इससे क्या होता है कि एक लंबा समय मिलता है उसको, या कोई अगर काम के सिलसिले में एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं जाते हैं मिडिल ईस्ट वगैरह की तरफ में तो वहाँ भेज दिया जाए ताकि उसका माहौल चेंज हो जाए। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माहौल बदलेगा तो लोगों की जहनियत बदलती है, जहनियत बदलेगा तो शहर बदलेगा, कौम बदलेगी। समय यहाँ पे एक चीज ये देखी गई है फिरोज भाई, मतलब यहाँ पे दो पार्ट है। एक पार्ट तो ये है कि जो ऑलरेडी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं जी, उनको हमको संभालना है, और दूसरा पार्ट ये है कि जो इन्वॉल्व नहीं हुए उनको रोका कैसे जाए। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि 100 एडिक्ट है, मिसाल के तौर पे आप कंसिडर कर लीजिए मुमरा के अंदर में, आप 100 लोग को अलग कर दीजिए। हमारी सारे लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि 100 से 101 नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करें, पहली चीज़ तो मैंने आपको मस्जिद की एक्टिविटी बता दी। आप बच्चों को एंगेज कर लोगे, एंगेज करोगे, जब आपको एंगेजमेंट में, जब आप उसका होल्ड मिलता है ना आपको किसी का, तो आपको अपनी बात बताने में आसानी होती है, वरना रास्ते पर आप कैसे बताओगे किसी को जाके, है ना। तो आप एक एक्टिविटी डिजाइन करो मस्जिदों के अंदर में या मोहल्ले के अंदर में, या आपकी बिल्डिंग की सोसाइटी आप बनाते हो तो उसमें जो ऑफिसेस होते हैं बिल्डिंग के बच्चों के लिए करें ना, टेरेस पे कुछ कर सकते हो, ये सारी चीज़ वहाँ भी हो सकती है मस्जिद के अलावा, आपको जगह चाहिए वगैरह। और दूसरी चीज़ है उनको स्पोर्ट्स। सेकेंड, तो ये हम अवेयरनेस इसलिए कर रहे हैं कि 100 से 101 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए जी। और जो 100 का हम क्या करें, उसका तो ट्रीटमेंट ही हो सकता है जी। अब जो नए नए बच्चे जो उसमें मुलविस हुए, उसमें हम ये कर सकते हैं कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको डिफरेंट थेरेपी की मेडिसिन देके उसको शांत कर सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, इन्वायरमेंट। जैसे मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, जो बच्चा एक बार सेशन मारता है 6 महीने का रिहैब सेंटर के अंदर में, तो उसमें उसको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, उसमें मेडिसिन पे ज़्यादा काम नहीं होता है, उसके विल पावर को बनाया जाता है कि आपको अपने आप को कंट्रोल कैसा करना, और इसी से बच्चा ड्रग्स को छोड़ता है। लेकिन हर रिहैब का जो है ना रिजल्ट बहुत खराब होता है, 3 से 4% मैक्सिमम रिजल्ट होगा। 100 जन गए ना 6 महीने के 5 महीने का जो सेशन लगता है, उसमें सिर्फ 4% या 5% ऐसे लोग होंगे मेरे हिसाब से, जो मैंने पढ़ा है न्यूज़ में वगैरह में, कि उतने ही बच्चे 100% क्लीन हो पाते हैं। अदरवाइज वो वापस से 4-6 महीने, मुमरा के जितने बच्चे भेजे ना उसमें से मैक्सिमम बच्चे वापस रिहैब के, मतलब एक एवरेज 3 से 4% का ही निकलता है, बहुत कम। मतलब इसीलिए ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे लोगों को इसीलिए अवेयरनेस करना इसका बहुत ज़रूरी है। तो आपने एक सॉल्यूशंस के अंदर बताया कि मस्जिद के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए जी, इसके अंदर और भी है, मतलब जैसे अब स्कूल्स है, स्कूल है जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में बच्चों की जो वक्त ज़्यादा जहाँ गुजरता है वहाँ उनके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे कॉलेज से ज़्यादा आज की तारीख में बच्चा जो है कि प्राइवेट क्लासेस में वक्त गुजारता है जी। कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा, मतलब कॉलेज में ना लेक्चर्स हो रहे हैं ना कोई चीज़, कोचिंग क्लासेस बोल रहे हैं। हाँ, कोचिंग क्लास, जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है। आज अगर मुमरा में हम देखें तो पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा क्लासेस के बैनर्स दिखेंगे आपको जी। हाँ, ये भी एक जो है आपने अच्छा उठाया। अगर क्लासेस वाले सिर्फ फीस ऐंठने और पैसा कमाने को छोड़ के अगर थोड़ा सा जो यंगस्टर्स उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं जी, प्रोफेसर्स को और सर को, थोड़ा सा ड्रग्स के ऊपर कंसंट्रेट करें। मैं कोचिंग क्लासेस के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, उनकी बीच में यूनियन भी देखी थी मैंने, उन्होंने बनाई, हर जगह यूनियन बन रही है आजकल, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग को काउंसलिंग नहीं अवेयरनेस करवानी तो आप मुझसे भी कॉल कर सकते हैं, या आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको PPT भी प्रोवाइड करने को रेडी हूँ। अगर आप खुद भी करेंगे अवेयरनेस तो भी ठीक है, अगर आप अंदर आने देना नहीं चाहते हमारी टीम को, तो अगर आने देना चाहते तो हम आएंगे, वहाँ भी लेंगे। हमारे स्कूल में 2014 में जैसा हुआ था, और अभी भी 2 साल पहले लॉकडाउन के पहले भी जमात इस्लामी वगैरह के साथ में काफ़ी सेशंस हम लोगों ने स्कूल्स में लिए थे, जिसमें मेरा टॉपिक जो रहता था वो एंटी ड्रग ही होता था। तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को 7, 8, 10 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको ये हम लोग बताते थे वहाँ जाके कि इससे क्या, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं और ये कितना भयंकर चीज़ है, इससे आपको कैसे दूर रहना है, तो ये हो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ तो आपने एक बात बताता हूँ आपको, स्पोर्ट्स। अभी मुमरा में माफ़ कीजिएगा, मतलब अभी तो अपनी बात रखने की बात है। अभी मैंने कहा कि कुछ लोग सेटिस्फाई होंगे, नहीं भी होंगे, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच बोलना मेरा काम है। जो मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्राउंड्स नहीं है, पुराने ज़माने की जो बात हो रही है आजकल पॉलिटिकल लीडर के जो स्टेटमेंट है, पुराने ग्राउंड्स तो चले गए, सब बिल्डिंग्स बन गई। अच्छा, नए जो मित्तल में जो ग्राउंड्स आए थे वो कहाँ गए, वहाँ क्यों बिल्डिंग बन रही है, बताइए ना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और जो बिल्डर्स अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाकर यहाँ पर जो क्या मुमरा प्रीमियर लीग वगैरह चला, ठीक है ये एक्टिविटी, लेकिन ये जो है ये सब पेड एक्टिविटी है भाई।
आप टर्फ पे करवाते हो। तो देखने जाओ तो सिर्फ और सिर्फ उनके ब्रांड का ये ब्रांडिंग है, जैसे ब्रांडिंग के वो अपने कहीं ना कहीं अपने ब्रांडिंग, लेकिन उनकी इस पैरेलल मैं उनको भी कहूँगा ये कि भाइयों ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ड्रग्स किसी का दोस्त नहीं होता है, ये दुश्मन दुनिया का है, ये आपके घर पे भी दस्तक दे सकता है। आप ये सोचिए, बच्चों को ग्राउंड दीजिए। मैं कल मित्तल ग्राउंड गया, 2 बार गया, मैं बच्चे देखा, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई क्रिकेट। हम भी अपने ज़माने में खेलते थे, हमारे पास छोटे छोटे अंदर ग्राउंड्स थे, आज वहाँ भी बिल्डिंग्स बन गई। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है हमें ग्राउंड्स बच्चों को देने पड़ेंगे। आप वो खाड़ी में पीछे मट्टी गिरा के ग्राउंड दे देंगे, ये सब चिंदी एक्टिविटी मत करिए। आप प्रॉपर ऐसा ग्राउंड दीजिए, लीगल ग्राउंड दीजिए जो जिंदगी भर हो हमारे पास में, जिंदगी भर हो। ये सब बातें नहीं चलेगी, अभी पुराना मुमरा नहीं रह गया है। लोग समझने लगे हैं चीज़ों को, लोग सवाल करने लग गए हैं, और लोग सवाल करेंगे और जवाब भी देंगे फिर आपको इलेक्शन में। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं, तो इलेक्शन में जवाब भी मिलेगा आप सब लोगों को, जो भी ये चीज़ें कर रहा है। तो ये उनको समझना चाहिए कि आप आवाम के लिए आए हो, आप आगे आइए, आप ग्राउंड्स दीजिए, और ग्राउंड्स के अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए हमारी। तो स्पोर्ट्स की एक बात हो गई, दूसरी भी एंगेजमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे लड़कियों का मामला हो गया, लड़कियां बाहर कॉलेजेस में जाती हैं, यहाँ 10th स्टैंडर्ड हो जाता है तो बाहर अच्छे कॉलेज, जैसे कोई साइंस के अच्छे कॉलेज नहीं है मुमरा में, या किसी को मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो बच्चियाँ बाहर जाती हैं। तो उनकी तरबियत दे के उनको बाहर भेजना चाहिए ना। तो आपने तो उसकी तरबियत की नहीं है, कोई जमातों से वो इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी नहीं है। वो कहीं ना कहीं, देखो मेरा कहना है कि हर बच्चा जो है ना कहीं जुड़ा होना चाहिए, या अपने सर से या अपने माँ बाप से। उसको कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक रोल मॉडल होना ज़रूरी है। ये बोलने में अलग लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल एक रोल मॉडल होना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए मैं रोल मॉडल होना चाहिए, आपके बच्चे के लिए आप होना चाहिए। अगर नहीं है ठीक है, उसका चाचा होना चाहिए, उसका मामा होना चाहिए, उसकी मम्मी होना चाहिए, या कोई शहर का सोशल एक्टिविटीज होना चाहिए, या मस्जिद का इमाम होना चाहिए। ऐसा कोई ना कोई रोल मॉडल हो जिससे वो अपनी बातों को शेयर करें। बच्चों को खोलना बहुत ज़रूरी है, लड़की लड़कों को दोनों को। तो इससे क्या होगा कि बच्चा एंगेज जब तक रहेगा ना, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहेगा, भाई मुझे ये चीज़ से दूर रहना, ये हराम है हलाल है, ये चीज़ का फ़र्क आएगा। तो ये हो गया अवेयरनेस का पार्ट। बहुत शुक्रिया। तो ये हम बात कर रहे थे फिरोज़ खान जी से, मुमरा वॉइस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, जिन्होंने ड्रग्स के मामले में विस्तार से समझाया, डिटेल में समझाया कि ड्रग्स क्या होता है, माइनॉरिटी इलाके में क्यों फैलता है, इसका रीज़न क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी सप्लाई को रोकें। सप्लाई किस तरह रुकेगी? जिस तरह फिरोज़ खान जी ने बताया कि इसका डिमांड अगर कम होगा तो इसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। हमें घर घर अवेयरनेस प्रोग्राम करना होगा। इन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस, प्राइवेट क्लासेस को भी रिक्वेस्ट की है कि अगर उनको कोई अवेयरनेस प्रोग्राम रखना है तो फिरोज़ खान जी हाजिर है उनकी टीम के साथ में। हम उनका नंबर स्क्रीन पर बता रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इनसे कांटेक्ट नहीं होता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इनकी टीम से कांटेक्ट करवा देंगे कि आप घर घर क्लासेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम रख सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत शुक्रिया।